गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 28 सितंबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे और वो भी एमसीक्यू के थ्रू। तो द हिंदू और पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसको एक बार देख लेते हैं। जो 10 एरियाज के ऊपर 10 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डिस्कशन हमारा होगा। डिस्कशन में सबसे पहले हम ब्लैक बक्स के बारे में जानेंगे। देन नेक्स्ट इंडिया की फिशरी सेक्टर के बारे में डिस्कशन हमारा होगा। देन पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर डिस्कशन होगा। मेडिकल डिवाइसेस को लेकर एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देन से नो वन टी क्या है इसके बारे में जानेंगे। सौभाग्य स्कीम को भी डिस्कस करते हुए हम बैटल ऑफ हाइफा के बारे में जानेंगे। देन पेरिस इंडिया सोसाइटी के को फाउंडर्स को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को देखेंगे और फाइनली एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो मैप रिलेटेड होगा। ऑल इंडिया फ्री प्रिलिम्स मॉक टेस्ट जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऑल इंडिया रैंकिंग जानने के लिए आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो देख सकते हैं। यूपीएससी टेस्ट सीरीज जो है इसे आप exam.netmog.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आखिरी के जो ये दिन है आपके पास 12 दिन का समय है। इन 12 दिनों के अंदर कोशिश करिए जो आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद उसे एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है, तो एनालिसिस पार्ट को मिस मत करिएगा। जल्दी से आते हैं टारगेट स्लाइड के ऊपर। कट ऑफ जो रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। तो यहाँ पे कोशिश करें 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर करने की। लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंटली आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। चार्ट का टारगेट सेट करें 6 का, 7 का, 10 का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट सेक्शन में, लाइव सेक्शन के अंदर, लाइव चैट सेक्शन में अपनी टारगेट को डिक्लेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ब्लैक बक्स। ब्लैक बक्स को लेकर पूछे, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जो टॉपिक है आप उसको अंडरलाइन करें और जो चीज पूछी गई है करेक्ट या इनकरेक्ट उसको आप सर्कल में डालें। तो कहा है इट इज कैटेगराइज एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये आईयूसीएन के हिसाब से क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और ये हरियाणा पंजाब का स्टेट एनिमल भी है। मैं आपका जो 10 सेकंड का टाइम पीरियड है वो शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर आप सोचिए इसके बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में था एक बिहार बिहार जो है वो प्लान कर रहा है एक कंजर्वेशन ड्राइव को लॉन्च करने की, जो ब्लैक बक हैं उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ बिहार है वहां पर ये ड्राइव शुरू करी जा रही है, इस वजह से ये न्यूज में था। लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा, पंजाब एंड इवन आंध्र प्रदेश का भी ये एक स्टेट एनिमल है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन पहली स्टेटमेंट की बात करें तो आईयूसीएन के हिसाब से अगर बात करी जाए, ब्लैक बक जो है इसे लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रासी प्लेन्स में ये रहना पसंद करते हैं। जो लाइट फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, ज़्यादा घने फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं, डेंसली जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर नहीं रहते हैं। जहाँ पर पेरिनियल वाटर सोर्सेज अवेलेबल हो, लाइटली फॉरेस्टेड एरियाज हैं, ग्रासलैंड वाले रीजन हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। और शेड्यूल 1 में आते हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहाँ से ब्लैक बक से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इंडियन फिशरी सेक्टर को लेकर है। पूछा कि इंडियन फिशरी सेक्टर को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिश प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट फिश प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। कौन? भारत। फिशरमैन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अवेल शॉर्ट टर्म क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। तो फिशरमैन जो है वो एलिजिबल है किस चीज के लिए? शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो 10 सेकंड का जो टाइम है मैं शुरू कर देता हूँ यहाँ पर। आप सोचिए इसके बारे में। एक रिपोर्ट आई है अभी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ ब्लू फूड के द्वारा, जिसे पब्लिश किया गया है और ब्लू फूड असेसमेंट के तौर पे इसे लेकर आया गया है एज ए पार्ट ऑफ बीएफए। जो ब्लू फूड असेसमेंट है, ब्लू फूड कौन सा होता है? जो मरीन सेक्टर का फूड होता है, उसको लेकर रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर लाई गई थी। इंडिया जो है, भारत की अगर आप कोस्ट लाइन देखेंगे इट इज 7516 स्क्वायर किलोमीटर। रादर इसको किलोमीटर कहना ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर हम किसकी बात करें? हम लेंथ की बात करें। ठीक है, हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो 7516 किलोमीटर जो है हमारी यहाँ पर कोस्ट लाइन है। काफी बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया के पास, जो हमारे लिए एडवांटेजियस एक लोकेशन भी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पे भी हमारे लिए काफी हमें हेल्प करती है। और इसकी वजह से जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे फिश प्रोडक्शन जो है, फिश कैचिंग जो है वो भी ज्यादा होता है। इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट एक्वाकल्चर एंड फिश प्रोड्यूसर। तो दुनिया में दूसरे नंबर पे है। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वी आर द फोर्थ बिगेस्ट सी फूड एक्सपोर्टर। तो पहले नहीं है, दूसरा और चौथा स्थान है हमारा यहाँ पर एक्वाकल्चर के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर। अगर बात करी जाए फिशरमैन को लेकर, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट होगी, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी है, इंडिया अलाउ करता है 100% एफडीआई इन एक्वाकल्चर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। मतलब सरकार का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, एफडीआई 100% इसमें आ सकती है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर दी हुई है।
तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर है, पूछा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो है वो क्या करता है, वो टैक्स एग्जम्पशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर इनकम बाय वे ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है वहां पर टैक्स एग्जम्पशन उनको मिलता है, हो सकता है। अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का आरपीए 1951 जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इनएक्टिव रहती है। 10 सेकंड में शुरू कर देता हूं आपके, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। आप जानते हैं काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज इस वजह से बनती है ताकि उनको टैक्स एग्जम्पशन मिल सके। तो आपको पहली स्टेटमेंट को लेकर हिंट मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास पार्टीज को रजिस्टर करने की पावर तो है, लेकिन डी रजिस्टर करने की पावर उसके पास नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से जब भी किसी पार्टी को डी रजिस्टर करना होता है वो यहां पर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, उनको एक लिस्ट भेजते हैं, ठीक है। रिकमेंडेटरी लिस्ट जो है, प्रपोजल जो है वो भेजा जाता है, और वो भेजा जाता है किसको, लॉ मिनिस्ट्री को, ठीक है। तो लॉ मिनिस्ट्री के हाथ में ये चीज रहती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ रजिस्टर कर सकता है। तो यस, एग्जम्पशन के लिए, टैक्स एग्जम्पशन के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। सेक्शन 13A जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो टैक्स एग्जम्पशन जो है वो प्रोवाइड करता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम बाय वे ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी वजह से बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, यहाँ पे सिर्फ इनकम टैक्स को बचाने के लिए ही पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, लेकिन उस प्रैक्टिस को रोकने की बात करी गई है। लेकिन हाँ, ईसीआई के पास पावर तो है रजिस्ट्रेशन करने की, और ये इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा ही दी गई है, बट इट डज नॉट हैव द पावर टू डी रजिस्टर पार्टीज दैट आर इनएक्टिव। जो पार्टीज इनएक्टिव है, मतलब ज्यादा काम नहीं कर रही है, लाइमलाइट में नहीं है, इलेक्शंस नहीं लड़ रही है, तो वहां पर सिर्फ नाम को ही बताया जा सकता है, प्रपोज किया जा सकता है लॉ मिनिस्ट्री को, बाकी लॉ मिनिस्ट्री के हाथ में रहेगा। ईसीआई जो है वो सिर्फ एक प्रपोजल भेजेगा लॉ मिनिस्ट्री को, सीकिंग द पावर टू डी रजिस्टर सच पार्टीज दैट डोंट कॉन्टेस्ट टू कंसेक्यूटिव इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री हो या असेंबली वाले, ठीक है। तो लॉ मिनिस्टर जो है उनको प्रपोजल भेजा जाता है ताकि फर्दर उनको ऐसी पार्टीज को रोका जा सके। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। मेडिकल डिवाइस सेक्टर इन इंडिया को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये जो स्कीम है, दिस स्कीम इज फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स दैट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हो सकता है। मेडिकल डिवाइसेज आर रेगुलेटेड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। दो स्टेटमेंट्स दी हैं, सोचिए इसके बारे में। जो स्कीम है उसका प्रमोशन किसके द्वारा किया जा रहा है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है, हो सकता है। या फिर मेडिकल डिवाइसेज जो है उसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। रिसेंटली स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क जो है इसे रिसेंटली नोटिफाई किया गया, इसी वजह से ये न्यूज में थी, और ये नोटिफाई किया गया मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा। इस वजह से जो मंत्रालय का नाम है वो गलत दिया है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो स्कीम जो है लेकर आई गई है, और यहाँ पर इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले दिया गया, फाइनेंशियल आउटले 400 करोड़ का है, और टाइम पीरियड 2024 से 25 तक का है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, मेडिकल डिवाइसेज आर रेगुलेटेड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो यस, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर मेडिकल डिवाइसेज जो होते हैं उनको भी रेगुलेट किया जाता है। इन इंडिया एट प्रेजेंट ओनली नोटिफाइड मेडिकल डिवाइसेज जो है उनको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इट इज द की ऑफिशियल विद इन द सीडीएससीओ, जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, अप्रूवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन ड्रग्स, जिसमें वैक्सीन जो होती हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, पहली गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि एक्सपेरिमेंट को लेकर है। पूछा गया एक्सपेरिमेंट जेनो 1T लक्स जैपलिन पैंडा या पैंडेक्स एक्सटी रिसेंटली न्यूज में देखे गए थे। ये किस चीज को लेकर है, 5 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। ये सेल्फ हीलिंग रोबोट्स हैं, क्रिएटिंग सिंथेटिक लाइफ फॉर्म्स, डार्क मैटर को डिटेक्ट करना है, जीन एडिटिंग करनी है, किस एरिया से रिलेट करते हैं। एक इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर जो है उन्होंने पहला एक डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ डार्क एनर्जी का मॉडल बनाया है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन किया जा रहा है जेनोन 1T के द्वारा। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट, सबसे ज्यादा सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है, जो कि इटली की एक अंडरग्राउंड लैब है वहां से वर्क कर रहा है। तो डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली साइंटिस्ट कहते हैं कि जिस तरीके से हमारा पूरा जो यूनिवर्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो डार्क मैटर की वजह से, और जिस तरीके से हमारा पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है वो डार्क एनर्जी की वजह से कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए
चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। उससे पहले जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022। 500 डेज का प्रोग्राम है जो 2022 के स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। डे बाय डे तैयारी करने के लिए आपके जो 500 डेज हैं वो कैपिटलाइज हो जाएंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। अगर आप शॉर्ट टर्म तरीके से क्रैश कोर्स के तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर 200 डे सीरीज। इसके थ्रू भी आप एक क्रैश कोर्स के थ्रू तैयारी कर सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन 2022 के लिए। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम काफी बार न्यूज में देखी जाती है। आपको बताना है क्या ये एलपीजी कनेक्शन से रिलेट करती है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से रिलेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करती है, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूँ, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। सौभाग्य स्कीम के 4 साल पूरे हो चुके हैं, इसी वजह से ये न्यूज में थी, और सक्सेसफुली 2.82 करोड़ हाउस होल्ड जो है उनको यहाँ पर इलेक्ट्रीफाई किया गया है जब 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। 4 साल के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई है, जो अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है। सौभाग्य स्कीम जो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, क्या फुल फॉर्म है? सहज बिजली हर घर योजना, इसकी फुल फॉर्म है। इसे लॉन्च किया गया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने के लिए टू ऑल द हाउस होल्ड, चाहे वो एपीएल हो या बीपीएल हो, ठीक है, रूरल एरियाज में हो, पुअर फैमिलीज हो या अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो ये किस चीज से रिलेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को प्रोवाइड करने से। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू हाउस होल्ड इंक्लूड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बाय ड्रॉइंग अ सर्विस केबल फ्रॉम द नियरेस्ट पोल। पास का जो आपके घर के पास खंबा होता है, पोल होता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है शिफ्ट करी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो वायरिंग है फॉर अ सिंगल लाइट पॉइंट विद एलईडी बल्ब एंड मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वो भी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। इस स्कीम का आउटले जो रखा गया था 16,320 करोड़ रखा गया था, और ग्रोस बजटरी सपोर्ट जो था वो भी 12,320 करोड़ इसके अंदर दिया गया था। चलिए चलते हैं सौभाग्य स्कीम के सक्सेस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बैटल ऑफ हाइफा को लेकर पूछ रहे हैं। बताएं बैटल ऑफ हाइफा को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लड़ा गया था, हो सकता है। हाइफा एक जगह है, एक लोकेशन है जो कि इजराइल के अंदर लोकेट करती है। 10 सेकंड शुरू कर देता हूं। रिसेंटली हमारा देश जो है, हमने रिमेंबर किया है ब्रेवरी ऑफ रेजिमेंट्स फ्रॉम इंडियन प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट कौन कौन से? जोधपुर, मैसूर और आपका इजराइल। तो जो हमारा देश है उसने रिमेंबर किया है, क्योंकि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने यहां पर बैटल ऑफ हाइफा के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिया था। क्या था ये बताता हूं। बैटल जो हुई थी, ये हुई थी 2 महीने पहले वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुई थी। 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई थी, उससे 2 महीने पहले बैटल ऑफ हाइफा हुई थी। हाइफा एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती थी अलाइड पावर्स के लिए। आप जानते हैं अलाइड वर्सेस एक्सिस पावर्स थी तब लड़ाई करने के लिए। तो एक तरफ तो कंट्रीज थी जैसे कि आपके पास यूएस है, आपके पास फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है, ये एक तरफ थे। और दूसरी तरफ थी आपकी ऑटोमन एम्पायर, और यहां पर दोनों के बीच में जंग हुई। और हाइफा जो पॉइंट था वो काफी इंपॉर्टेंट था, और इसे प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी था। तो एक तरफ ब्रिटिशर्स जो थे वो लड़ रहे थे, और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट यहां पर किया गया था जोधपुर और मैसूर के द्वारा, और उसके बाद ऑटोमन सोल्जर्स को यहां पर डिफीट कर दिया गया था। सो इट डिड नॉट हैपन एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, बट वर्ल्ड वॉर वन। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, लेकिन हाँ, हाइफा इज अ प्लेस दैट इज लोकेटेड ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ इजराइल। और इस हाइफा बैटल के अंदर 1350 जर्मन और ऑटोमन प्रिजनर्स जो थे उनको यहाँ पर कैप्चर किया गया था, और यहाँ पर जो जोधपुर, मैसूर, इवन हैदराबाद भी था, उनकी कैवलरीज के द्वारा सपोर्ट किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शी वाज वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ पेरिस इंडियन सोसाइटी। शी वाज द फर्स्ट इंडियन टू होइस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल एंड आल्सो रोट मदन तलवार इन रिस्पॉन्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ मदन लाल ढींगड़ा। हम किस पर्सनैलिटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं? तो ये जो पर्सनैलिटी है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाई थी, और इंडियन फ्लैग को फॉरेन सॉइल के ऊपर होस्ट किया था, और मदन तलवार जो है वो एक टेक्स्ट भी जो है इनके द्वारा लिखा गया था। सो वी आर टॉकिंग अबाउट भीखाजी कामा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको करने का तरीका क्या है? देखिए, उषा मेहता, एनी बेसेंट के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ी है। उषा मेहता जी के बारे में क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। अगर हमने जब इनके बारे में चीजें पढ़ी, इनमें से कोई चीज करी होती इनके द्वारा, पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाई होती, इंडियन फ्लैग को होस्ट किया होता, ये टेक्स्ट लिखा होता, तो हमने उषा मेहता जी के बारे में ये चीज पहले ही पढ़ ली होती। जो हमने नहीं पढ़ी, क्यों? क्योंकि ये चीज थी नहीं। रेडियो के कॉन्टेक्स्ट में एक
अंडरग्राउंड रेडियो इनके द्वारा चलाया जाता था, वही हमने इनके बारे में पढ़ा, तो इनको हम एलिमिनेट कर सकते थे। एनी बेसेंट के बारे में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उनकी होम रूल लीग के बारे में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन अगर उन्होंने इसमें से कोई काम किया होता तो हमने उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ा होता। कुछ दिन पहले हमने कदमनी गांगुली जी के बारे में भी पढ़ा था और वहाँ पर इसमें से कोई भी चीज़ हमने नहीं पढ़ी उनके बारे में, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके अगर आपको नहीं भी पता कि ये बीकाजी कामा की बात हो रही है, आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए इसे करेक्ट मार्क कर सकते हैं। अभी मैडम बीकाजी कामा जो है, इनकी 160वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और इसी वजह से इनको याद किया गया है। बीकाजी कामा जो है, इनका जन्म 1861 में हुआ था, एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रिच फैमिली के अंदर। और यहाँ पर मेन काम जो इनके द्वारा किया गया था 1896 के अंदर, जो प्लेग जो है वो उसका एक ब्रेकआउट बॉम्बे के अंदर देखा गया था, तो इन्होंने काफी सारे लोगों की सहायता करी थी और इवेंचुअली ये खुद भी उस प्लेग से सफर कर रहे थे। ठीक है, तो लोगों की हेल्प करते करते प्लेग इनको भी हो गया, इवेंचुअली इनको यूरोप के अंदर शिफ्ट करना पड़ा। वहां पर दूसरे रेवोल्यूशनरी जैसे कि लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी, उनसे इनकी मुलाकात हुई और वहां पर ही फिर आगे जाके इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी जो है वो भी बनाई और मदन तलवार करके एक जो टेक्स्ट था वो भी लिखा। चलिए ध्यान रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं मैडम बीकाजी कामा से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेकर है। पूछा गया जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? जर्मन वॉच इंटरनेशनल, डब्ल्यूएमओ के द्वारा, यूएनएफसीसीसी के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, रिसेंटली उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है और यहाँ पर आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, बी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा इसमें सोचने वाली बात थी नहीं, तो यहाँ पे आपको क्विकली आंसर करना था। डब्ल्यूएमओ जो है एक स्पेशलाइज एजेंसी है, किसकी? यूएन की, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और इसके 193 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज मेंबर भी हैं। ये एक यूएन सिस्टम के अथॉरिटेटिव वॉइस है ऑन द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। इसका इंटरैक्शन लैंड ओशन के साथ, वेदर क्लाइमेट के बारे में जानकारी देना, ये सभी चीजें इनके द्वारा दी जाती है। और रिपोर्ट जो है वो नाम भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम के बारे में पूछा गया। मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम इज नोटिफाइड बाय, किसके द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम जो है इसको नोटिफाई किया गया है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पीएमओ के द्वारा, नीति आयोग? नाउ दिस क्वेश्चन विल चेक कि क्या आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं, मैंने पीछे ही इसका आंसर बताया है, क्योंकि वन ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन दिस थे, उसमें आंसर गलत दिया था, मंत्रालय अलग था, लेकिन मैंने आपको करेक्ट मंत्रालय बताया था। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत है, इट मींस कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, क्योंकि हम इस तरीके के क्वेश्चन भी करते हैं जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं है, आपकी मेमोरी किस तरीके से काम कर रही है, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो इसके बारे में पता चलता है। देखिए अगर नहीं भी कर पाए, आपको याद नहीं भी आ रहा है, इवन देन इट इज ओके, कोई बात नहीं। जो चीज हमारे पास आज अवेलेबल नहीं है या फिर जो चीज उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है जितनी होनी चाहिए, हम उसको हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं। सो डोंट थिंक कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, एवरीथिंग शुड बी विद यू, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी, मेमोरी बिल्कुल आपकी टॉप नॉच होगी, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल टॉप नॉच होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, हम उसको इंप्रूव जरूर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की पहली स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था मेडिकल डिवाइस सेक्टर को लेकर, और वहां पर मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया था, कौन सा मंत्रालय था? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको 400 करोड़ के आउटले के बारे में भी बताया था, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि 2024-25 तक ये प्लान जो है हमारा चलने वाला है। ठीक है, चलिए तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। 1000 लाइक्स कर दीजिएगा, बिकॉज इसके बाद जो पीडीएफ्स होगी हमारी, जितनी भी पीडीएफ है, मंथली पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, इस पीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल द मंथली पीडीएफ जो एक कंपाइलेशन होती है, वो यहाँ पर ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। बट फॉर दैट टू हैपन, पीडीएफ को शेयर करने से पहले 1000 लाइक्स इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। यहाँ पर जल्दी से हम 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन करते हैं, इस पार्ट को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके आप अपनी मटेरियल की रिटेंशन जो है 30% तक इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आता है, जितनी चीजें आपको याद हैं रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। ब्लैक बक्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, जल्दी से मुझे बताएं ब्लैक बक्स को लेकर कौन कौन से प्रदेश के ये एक स्टेट एनिमल है, आईयूसीएन के हिसाब से लीस्ट कंसर्न है। बिहार अभी इनके ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे जो राज्य के नाम है वो क्या क्या होंगे? हरियाणा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। फिर हमने फिशरीज के बारे में देखा, इंडिया का रैंक क्या है फिशरीज के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, बताइएगा। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी हुई है। वी आर द सेकंड बिगेस्ट इन एक्वाकल्चर एंड फोर्थ बिगेस्ट सी फूड एक्सपोर्टर, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। जल्दी से बताएं, पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन करने का राइट जो है
क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है, यस और नो? क्या डी रजिस्टर करने का राइट होता है, यस और नो? दोनों चीजें आंसर करें। टैक्स एग्जम्पशन मिलती है, पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन का राइट है, लेकिन डी रजिस्ट्रेशन के लिए लॉ मिनिस्ट्री के सामने प्रपोजल रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ मेडिकल डिवाइसेस को लेकर, कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है इसके अंदर ये बताइएगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर आता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इज इन्वॉल्व इन इट, ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए एग्जाम के लिए। ये जो पर्टिकुलर जेनोन 1T है, ये किस चीज को लेकर है ये बताएं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या होते हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट जो कि 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तैयारी करना चाहती है, उन लोगों के लिए जिनकी कुछ बेसिक्स क्लियर है। बेसिक्स क्लियर है तो इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एग्जाम को लेकर, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022। इसमें सिलेबस तो आपका कवर होगा, बीच बीच में मैं आपको गाइडलाइंस के गाइडेंस के जो लेक्चर्स हैं, मोटिवेशन लेक्चर जो है वो भी देता रहूंगा, ताकि आपका जो एक टेम्पो है वो बना रहे, बीच में कहीं पर भी आपको ये ना लगे कि मेरी तैयारी नहीं चल रही है या फिर मोटिवेशन लूज हो रहा है। सौभाग्य स्कीम के बारे में डिस्कशन करते हैं, किस चीज को लेकर है जल्दी से बताएं। 4 साल पूरे हुए हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को, घरों को रादर, इलेक्ट्रिफाइड कनेक्शन जो है वो दिए गए हैं। सो इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था बैटल ऑफ हैफा के बारे में, जल्दी से बताएं। 3 कैवलरीज जो कि भारत की तरफ से थी, जिसने सपोर्ट किया था अलाइड पावर्स को, उनका नाम बता सकते हैं। हाइफा सिटी कहां पर है ये भी बता सकते हैं। जोधपुर, मैसूर, हैदराबाद 3 कैवलरीज थी, और जो आपका हाइफा है इट इज लोकेटेड इन इजराइल। देन क्वेश्चन नंबर 8 में हम किस पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे। मदन तलवार करके एक रिस्पॉन्स दिया था, एक टेक्स्ट लिखा था, नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया था। पेरिस सॉरी, यहाँ पे पारसी है और पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाई गई है, ये नाम भी याद रखिएगा। भीखाजी कामा इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर हुआ, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा लेकर आई जाती है, डब्ल्यूएमओ, क्या ये यूएन की एजेंसी है, यस और नो आंसर करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। सो करेक्ट आंसर विल बी यस। ठीक है, मेडिकल डिवाइस को लेकर मिनिस्ट्री का नाम बताएं जल्दी से। यस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 400 करोड़ का आउटले है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। जल्दी से अपने मार्क्स लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, कितना आपने स्कोर किया है। यहाँ पर 6 की कट ऑफ रखी गई थी, 6 से ऊपर स्कोर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर 6 से कम स्कोर है, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव, क्योंकि डेली बेसिस पे किसी भी चीज को करते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट अपने आप आता जाता है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर एमसीक्यू ऑल्सो। तो एमसीक्यू को भी अगर आप डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करते हैं, 10 एमसीक्यूज भी करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मसल मेमोरी इंप्रूव होती जाती है। एमसीक्यू को सोल्व करने की आर्ट, एलिमिनेशन करने की आर्ट, ये डेवलप होती जाती है, और इस तरीके से आप जो प्रीलिम्स है उसके अंदर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।